Hello, good morning to all. How's your study going? All good? Okay, I have seen few comments. I want to answer that question. Okay, the one was a whiteboard board will be very good for you. Sorry to say, but the thing is, I am here continuing your kinesthetic learning. So currently I don't need a board. And if anyone has problem, you don't have to watch it. Just be honest. I don't have any problem. I don't want your views. I don't want your likes, and I don't want your subscription. That's it. It's my playlist that I wanted to create it for myself, not for anyone, because I am currently teaching in my offline batch also, and that is going well and smooth, and it's not going to affect me at all. uh, and yes, the next question is also, please, ma'am, don't show your so not. It's not that please. Someone said I don't even remember the name, but that was don't show your face and show the NCERT book. अच्छा बेटा, अगर NCERT book ही से पढ़ना होता तो आप तो घर पे ही बैठ के पढ़ लेते. Why are you not reading? पढ़ लेना चाहिए था ना. पढ़ लेते जहाँ भी पहुँचना था. तो आपका आंसर मैं इसी तरीके से देना चाहूँगी. So please stop adding these comments to the video. If you don't like it, don't subscribe, don't like, I don't care about you. Okay, so that's it. And okay, so now we are going to start our chapter 7, that is going to be evolution. अब देखो, इसका मैं रीज़न आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्यों नहीं चाहिए. I am already settled somewhere. I am happy with that thing. But I am creating my own playlist that in my 20s, I used to teach like this. My facial expressions were this. My way of explaining is like this. It's not necessary always a teacher wants or need a board or a book to show. रिवॉल्यूशन आती है ना एजुकेशन में. अगर आप लोगों ने अगर कोई भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की होगी या फिर पढ़ाई किए होंगे, एनी वन ऑफ यू, उसमें एक चैप्टर है जिसके बारे में आप आईसीटी लर्निंग के बारे में पढ़ते हो. आईसीटी लर्निंग यही बोलती है कि जो भी हमारी लर्निंग बेस्ड होती है दैट इज इंटरेक्शनल लर्निंग. इंटरेक्शनल का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी. बहुत बुक्स आते हैं. अच्छा, क्यों नहीं सारे बच्चे भी बुक्स पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं? जब बुक्स ही इतने हैं तो आप बुक पढ़ो बेटा, पढ़ते चलो, नो प्रॉब्लम विद डैट. बट ऐसा भी नहीं है. तो अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही है, आई लिटरली डोंट केयर अबाउट यू, एनी ऑफ यू, ठीक है. तो आप लोग बुरा लगाइए, दैट्स योर थिंग. आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7, दैट इज गोइंग टू बी आवर इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन में क्या होता है बेटा? तो इवोल्यूशन इज लाइक कि कैसे हमारा जो लाइफ बना, मतलब प्रीवियस से लेकर के अभी रिसेंट टाइम पे हाउ इट हैज़ बिन डेवलप. तो इवोल्यूशन सबसे पहले तो हम किसमें क्या देखेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी एंड यू डोंट हैव टू. आप बस पता है अगर पहले से पढ़े हुए हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी यहाँ रहे तो डायरेक्ट फर्स्ट ये में आएंगे, बिल्कुल नहीं. और सिर्फ आप सुनो एंड देन थिंक अबाउट इट कि आपने ये सारी चीज़ों को सुना था, जिसको हम लोग काइनेस्थेटिक लर्निंग बोलते हैं. जब क्लास में भी आपके टीचर्स जब पढ़ाना शुरू करते हैं, फर्स्टली वो पीछे की चीज़ों को रिकैप करते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा कहीं तो पढ़ा होगा. दैट टाइप ऑफ लर्निंग ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा करके स्टोर होती है. अगर जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, प्लीज़ अगर आप जा करके साइकोलॉजी पढ़ ले, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो शायद आप ऐसा ना बोले. तो प्लीज़ गो एंड रीड दैट बुक. यू हैव टू रीड दैट. ओके, यस. सो ऑरिजिन ऑफ लाइफ. तो इसका जो इवोल्यूशन जो टर्म आया था वो किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था. और जो कि हमारा इसको क्या ऑरिजिन ऑफ इन यूनिवर्स भी बोलते हैं. तो यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स हमारा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर के क्या बनती है? एक यूनिवर्स बनती है. गैलेक्सीज में क्या आएंगे? तो मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस, डस्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या बनाते हैं? यूनिवर्स को बनाते हैं. फिर हमारा एक बिग बैंग थ्योरी, मतलब ये मैं एक शॉर्ट में पहले अभी बता रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ. आफ्टर दैट आई विल गो थ्रू एनसीईआरटी. मैंने अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको. तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होती है? तो ये आपके यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है, जो कि हमारा कौन बताता है? एबे लेमेटर. ओके, ओरिजिन जो यूनिवर्स की हुई थी वो हुई थी 20 बिलियन ईयर्स अगो. और बिलियंस मतलब 1000 मिलियन. Okay, after that we will see about explosion. एक्सप्लोजन में क्या हुआ? तो अचानक से जो भी हमारे थर्मोमेकर्स थे,
जो कि डार्क और कंडेंस्ड मैटर यूनिवर्स को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, कूल डाउन। तो ये जो क्लाउड ऑफ जो गैसेस थे जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, ये कंडेंस हो गया ग्रेविटी कम होने की वजह से, और डिस्क शेप के मासेस फॉर्म होने लगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबुला, दैट इज सोलर नेबुला। इसी से हमारा सोलर सिस्टम बनता है जिसको हम लोग मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी बोलते हैं। ओके, सो आगे हम आते हैं। तो जो भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ये क्या है, हमारी स्टडी है हमारे हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। एग्जैक्टली में इवोल्यूशन क्या है, तो बेटा इसको समझने के लिए जो भी हमारे चेंजेस होते हैं फ्लोरा एंड फौना में, जो कि हमारे अकर हो रहे हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ पे, तो ये उसके वाला हम इसे क्या समझ सकते हैं, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। तो जैसे हम लोगों ने देखा यूनिवर्स कैसे बन रही है, एंड जो भी हमारे क्या हो रहे हैं गैलेक्सीज, जो भी हमारे क्या मिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज क्लाउड्स स्टार्स मिल करके गैलेक्सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टार्स। तो ये हमारे किसको बना रहे हैं, यूनिवर्स को बना रहे हैं। तो सबसे मतलब लॉन्गेस्ट ऑफ जो भी कंस्ट्रक्टेड या फिर कंजक्टेड स्टोरीज क्या रही है, ये स्टोरी ऑफ जो लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स है या फिर बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट अर्थ पे, ये खुद ही एक इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करता है। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ, who worked on it, चार्ल्स डार्विन। ओके, और इवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ, जैसे कि अर्थ की जो फाइलोजेनी मतलब समझते हैं, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ऐसा माना है जो अर्थ जो बना वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था, और वो किस कंडीशन में, जैसे कि वाटर, मीथेन और आपके NH3 और O2 के प्रेजेंस में, जो कि हमारे मोल्टेन मास ने रिलीज किया जिसकी वजह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और जो यूनिवर्स कब बन रहा था, 20 बिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं। अब थ्योरी बोलो या थ्योरी बोलो, दैट्स इट डजंट मैटर। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जैसे ही हम स्टार्स पे देखते हैं एक क्लियर नाइट स्काई में, मतलब आप स्टार्स को देखो, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। मतलब जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम किसको देख रहे होते हैं, अपने पास्ट को। लाइक स्टेलर डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं किस में, लाइट ईयर्स में। और जो भी हम देख पा रहे हैं आज के टाइम पे, तो लाइट वहाँ से जो इमिट कर रहे हैं वो उसकी जर्नी कितनी मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो उसकी लाइट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, एंड वो हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, और वो अब जा करके हमारी आंखों तक की रोशनी पहुँच रही है। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अंधेरी रात में जब आप स्टार्स को देखते हो तो जो लाइट वहाँ से आ रही होती है वो आपके कितने साल पहले ही वहाँ से इमिट हो चुकी होती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही वो इमिट हो चुकी होती है, और वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स उसे ट्रैवल करके देन वो हमारे आई साइड तक पहुँचती है, एंड देन वी कैन परसीव इट, एंड देन हम देखते हैं कि अच्छा स्टार्स ऐसे शाइन कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट लुक्स। सो हाउएवर जैसे कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में, तो वो हम इंस्टेंटली देखते हैं और प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस को जो लोग भी देख रहे होंगे तो आप किस टाइम पे देखोगे, प्रेजेंट टाइम में देखोगे, ना तो फ्यूचर में देखोगे ना ही पास्ट में। हाँ, बट ये रिकॉर्ड हुआ था पास्ट में, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो आप क्या कर सकते हो, तो इससे हम देख सकते हैं कि जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो हम और क्या कहते हैं, हम ओरिजिनली हम डायरेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं, पास्ट में। सो वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट व्हेनेवर वी सी दी स्टार्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार्स को क्या हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, नो इट्स नॉट, वी ऑलवेज सी इट इन दी पास्ट। ओके, अब आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बहुत ही यूनिक इवेंट माना गया है हमारे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो था हमारा बहुत ही वास्ट था, मतलब बहुत ही बड़ा था रिलेटिवली। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो अर्थ है वो इटसेल्फ ही वो इतना बड़ा एक खुद ही एक स्पेक है। तो यूनिवर्स तो बहुत ही पुराना है, लाइक 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो जो भी आपके ह्यूज क्लस्टर्स होते हैं गैलेक्सीज के, वो क्या बनाते हैं, यूनिवर्स को। और गैलेक्सीज में क्या होती है, स्टार्स होते हैं, आपके क्लाउड्स होते हैं, गैस होते हैं एंड डस्ट होते हैं। तो इसको कंसिडर करते हुए जो भी हमारी साइज यूनिवर्स की होती है, अर्थ जो होता है इसलिए हमारा क्या है, स्पेक्ट्रल है।
फिर इसी को देखते हुए एक बिग बैंग थ्योरी दिया गया। इसका कहना ये था कि जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, तो ये बात करते हैं सबसे पहले एक सिंगुलर एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म्स में। फिर यूनिवर्स इसी से यहीं से क्या की एक्सपैंड की, एंड देन टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हुए, बन गए, और जो आपके गैसेस जो थे कंडेंस्ड हो गए ग्रेविटेशन के अंडर में, और क्या फॉर्म कर दिए, गैलेक्सीज। और जो प्रेजेंट टाइम में जो आपके इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स। और जो सोलर सिस्टम जो है आपके वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और अर्थ जो है हम मानते हैं कि ये कितने साल पहले बना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बिग बैंग से याद रख सकते हो कि बहुत बड़ा था। ठीक है, और इसी टाइम पे आपका फॉर्मेशन हुआ। ओके, हाँ, लेकिन अर्लियर टाइम पे जो अर्थ के पास कोई ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं थी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो रिलीज हो रहे थे कहाँ से, हमारे मोल्टन मास से, जो कि कवर कर रहे थे किसको, सरफेस को। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो थे वो कहाँ से हमारे, वो क्या कर रहे थे, तो वो हमारे सन को तोड़ रहे थे और वहाँ से वाटर वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे थे, और लाइटर H2 को स्केप कर रहे थे, मतलब जो भी हल्का हल्का हाइड्रोजन गैस थे वो सारे निकल रहे थे। फिर ऑक्सीजन बाद में चल करके अमोनिया से कंबाइन कर लेती है, और मीथेन क्या करती है, पानी को बना देती है, तो और CO2 भी, अदर गैसेस भी साथ में। और ओजोन लेयर फिर धीरे करके बनता है, जैसे जैसे वो कूलिंग होने लगती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अराउंड, मतलब ये पास्ट की बातें हो रही है सारी। द वाटर वेपर जो होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ रेन इट कम्स टू द अर्थ, और सारे डिप्रेशंस को फिल करते हैं, और क्या बना दिए थे, समुद्र में। तो जो हमारा आज ओशंस है, इट्स ऑल ड्यू टू डैट। फिर लाइफ जो है हमारा ऐसा माना जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ हमारा फॉर्मेशन शुरू हो गया था, मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 साल बाद लाइफ उस पर शुरू हो गई थी, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, तो क्या अब इसमें सवाल ये आता है, अभी तक हमने क्या देख लिया कि कैसे हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स से फिर हमारे गैलेक्सीज क्या थे, उसके बाद हमारे मिल्की वे गैलेक्सीज क्या रहे हैं, और हमारी गैसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि क्या जो हमारा लाइफ है वो हमारा आउटर स्पेस से वो आया है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हाँ, ये हमारे कहाँ से आए हैं, बाहर की तरफ से आए, मतलब फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि अर्ली ग्रीक लोगों का थिंकर्स है, वो बताते हैं कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, स्पोर्स है, जो कि ट्रांसफर हुए हैं हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ से। फिर कुछ हमारा है कि पैन स्पर्मिया है, जो कि स्टिल एक फेवरेट आइडिया है कुछ हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। फिर एक लंबे समय से ये भी माना जाता है कि जो हमारा जो लाइफ आया है वो कहाँ से आया है, आउट ऑफ डिकेइंग या फिर रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड, इनमें डिकेइन होने की वजह से हमारे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो लुइस पास्चर ने केयरफुल एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो लाइफ कम है, वो लाइफ जो है वो सिर्फ कहाँ से आ सकती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। और उन्होंने डिसअप्रूव किया कि स्पीसीज जीन थ्योरी वंस एंड फॉर ऑल, वो स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट का यूज करके। ठीक है, और इन्होंने एक अपना मतलब प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क में क्या किया, शो किया है कि जो लाइफ है वो कभी भी मतलब किल्ड इससे आ ही नहीं सकती है, मतलब कि लाइफ हमेशा किससे आएगी, प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल्स होंगे उसी के थ्रू लाइफ आएगी। और एक दूसरे फ्लास्क में ओपन एयर के साथ और न्यूरल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो निकले फ्रॉम किल्ड ईस्ट। तो स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी, जो जनरेशन थ्योरी थी वो डिसमिस्ड हो गया वंस एंड फॉर ऑल। और इसको किसने डिसमिस किया, लुइस पास्चर ने। ठीक है, इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, एंड उसके और किसके बारे में बताया था, आपके पेस्चराइजेशन के बारे में लुइस पास्चर ने। मतलब इनका हमारे बायोलॉजी में काफ़ी बड़ा एक रोल भी रहा है। इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताते ही नहीं है। द प्रॉब्लम है इज इंडियन साइंटिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। मतलब 12th तक मैं बता रही हूँ, NCERT में हम लोग सिर्फ फॉरेन साइंटिस्ट को ही ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। अब कोई मुझे आकर के बोलेगा कि हर गोविंद खुराना के बारे में तो मैम होता है, 2-3 साइंटिस्ट तो है ही ना हमारे। बेटा ठीक है, मैं ये नहीं, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी, मैं इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। बट द थिंग इज कि इंडियंस के बारे में भी अगर NCERT इज नॉट अ इंटरनेशनल कोर्स, ये एक इंटरनेशनल कोर्स नहीं है। हम लोग ICSE के बच्चे नहीं हैं, वी आर अ CBSE स्टूडेंट। आपको पता है ICSE के स्टूडेंट में जो अभी क्लास 12th में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ICSE के बच्चे वो क्लास 10th में पढ़ लेते हैं। I have a few student recently in ICSE board and I have to exactly teach them the same thing
मतलब यही पूरी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। तो सीबीएसई को अब इंडिया के बारे में लिखना चाहिए। ठीक है, आप प्रीवियस चीज़ों को लिख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन रीसेंट ईयर्स में जो 100 साल में इंडिया ने जो अचीव किया उसके बारे में भी बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता है इंडियन राइटर्स कौन कौन से हैं जो इंडियन बुक उन्होंने लिखा है, इंडियन मेडिकल फील्ड में उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब इसमें किसी की भी गलती है, इवन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब फील्ड एंटर किया तो हाँ मुझे अब पता है इंडियन राइटर्स उसमें बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट फॉर दी सोसाइटी। लेकिन हम पहले सिर्फ किसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, अब्रॉड वर्ल्ड। मैं डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ, सारे इंसान बराबर होते हैं, इवन आई नो डैट, बट जहाँ के हो एटलीस्ट वहाँ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब दैट्स माई पर्सपेक्टिव। ओके, देखते हैं आगे, लेट इट बी। वो अभी तो नहीं बदला जा सकता है, बट मे बी, आई नेवर नो। या तो आपके जो लाइफ होते हैं वो यहाँ से नहीं आते हैं, हमारे किल्ड ईस्ट से। लेकिन अनदर दूसरे फ्लास्क में क्या था, ओपन एयर के साथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ से आ गई, एक किल्ड ईस्ट के भी थ्रू, मतलब कि एयर का भी होना ज़रूरी है। तो स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थ्योरी थी वो गलत हो गई, मतलब स्पॉन्टेनियसली लाइफ नहीं आई थी, लाइफ एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू ही आई थी। तो इसका कोई आंसर नहीं है कि मतलब फर्स्ट लाइफ कैसे आई हमारे अर्थ के ऊपर, तो इसका प्रॉपर कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे। फिर हमारे आते हैं ओपरीन रसिया के एंड हेल्डेन इंग्लैंड के, फिर आ गए वहीं। इन्होंने प्रपोज किया कि फर्स्ट फॉर्म जो लाइफ है हमारे, ये हमारे कहाँ से आया है, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वो क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन, एक क्वासरवेट्स करके होती हैं, पहला उसी को माना गया है, ये रशिया ने ही दिया था। एनसीईआरटी नहीं लिखती है उस चीज़ को, लेकिन जब मुझे पढ़ाया गया था तब मेरे टीचर ने मुझे बताया था। एंड जो फॉर्मेशन होती है लाइफ की वो कैसे प्रिसीड होती है, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कोई भी हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। और जो भी हमारा कंडीशन होता है अर्थ पे वो क्या काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है, वल्कनिक स्टॉर्म्स होते हैं और रिड्यूसिंग एटमोसफेयर उस टाइम पे थे, जिसमें हमारा मीथेन था, NH3 था। और इसको हमारे फिर आगे चल करके मतलब इसको हमारे किसने बता दिया, ओपरीन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, मतलब इन्होंने ये बात बताई कि जो भी हमारे जो लाइफ बिगिन हुए वो एक प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आए, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थी। और साथ ही साथ कि कैसे हमारे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो क्योंकि उस टाइम पे जो अर्थ की जो कंडीशन थी वो कैसी थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स की वजह से, इवन टुडे इट इज़। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है दैट इज़ मतलब उसको आप वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा? स्टिल देयर आर 6 लाख ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड। जानते हो ना कि समुद्र के अंदर या फिर जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर कभी भी 6 लाख से ज़्यादा स्पीसीज पता ही नहीं है, इवन उससे ज़्यादा हो सकता है, ये तो एक रीडिंग बताती है। तो वो ईजिली बन सकते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 1953 में हमारे SL मिलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्रिएट किया एक सिमिलर कंडीशंस लेबोरेटरी स्केल में, जहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक क्लोज्ड फ्लास्क में, जहाँ पे क्या क्या मतलब एयर मतलब क्या क्या गैसेस प्रेजेंट थे, मीथेन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, अमोनिया थी आपके, और वाटर वेपर थे, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखा क्या कि फॉर्मेशन होने लगा अमीनो एसिड्स का। सिमिलर एक्सपेरिमेंट फिर और भी देखा, जैसे कि देखने लगे कि फॉर्मेशन हुआ शुगर्स को, नाइट्रोजन के बेसिस बनने लगे, पिगमेंट्स बनने लगे, फैट्स बनने लगे, एंड दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि जो इनकी बात थी ओपरेन और हमारे हेल्डेन की, इनकी बात क्या सच हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सच हुई कि ये जो सारे हमारे मॉलिक्यूल्स एक नॉन एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही एक लिविंग मॉलिक्यूल मतलब लिविंग बीइंग बना है। उसके साथ फिर जब इन्होंने एनालिसिस किया मेट्रोराइट के कंटेंट को, तो वो भी हमारे सिमिलर कंपाउंड्स दिखा रहे थे, जो कि सिमिलर प्रोसेस था, जो कि हमारे कहाँ हो रहा है, समवेयर एल्स इन स्पेस, दैट मीन्स जिसको हम लोग एलियन के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे कुछ लिमिटेड एविडेंस की वजह से ही इनका जो फर्स्ट पार्ट था
वो एक कंजक्टेड फिर एक कहानी ही रह गई। तो केमिकल इवोल्यूशन क्या कहते हैं, मोर या लेस एक्सेप्टेड रह गई। तो अभी भी ऐसा आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कहाँ से, कैप्सूल ऑफ लाइफ कहाँ से अरोज हुई। तो जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे वो हमारे ओरिजिनेट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर्स अगो, और ये हमारे एक जाइंट मॉलिक्यूल्स थे। दे वुड हैव बीन, मतलब हो सकते हैं, थे आरएनए प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर हाँ पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कैप्सूल्स थे, तो ये जो कैप्सूल्स थे वो रिप्रोड्यूस किए अपने मॉलिक्यूल्स को आगे फर्दर, और परहैप्स यहाँ पे एक एनसीईआरटी में बेटा आपकी एक डायग्राम दी होगी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिलर्स के एक्सपेरिमेंट का। यू कैन सी इट लाइक दिस इफ यू वांट टू। मेरे बुक्स पे तो वैसे बहुत कुछ मैं लिखी रहती हूँ। दिस इज द डायग्राम, ओके, इफ यू कैन, इज इट विजिबल टू यू? चलो मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। तो देखो, देखा आपने कैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे यहाँ पे स्पार्क लाइट आ रही है, जो आपकी गैसेस है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रोड से कैसे हम स्पार्क डिस्चार्ज करा रहे हैं, वैक्यूम पंप का कैसे काम है, कंडेंसर क्या करता है, वाटर आउट कैसे होती है, वाटर इन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में। तो जो हमारे फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे पॉसिबली वो हमारे ओरिजिनेट, मतलब ऐसा नहीं है कि अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो हुए। वो हमारे कैसे रहे होंगे, सबसे पहले सिंगल सेल्स ही रहे होंगे, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स हमारे हैं जो भी वाटर इन्वायरमेंट में सिर्फ वही रहे होंगे। और ये वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब जनरेशन, लाइफ की जनरेशन। तो जो हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो स्लोली फिर क्रॉस करके इवोल्यूशनरी चेंजेस में आए। देन हमारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स में क्या कहते हैं, इसको एक्सेप्ट किया गया कि मेजोरिटी ऑफ की ये जो हमारा फर्स्ट जो मतलब ऑर्गेनिज्म बना वो कैसे बना, नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स से ही, हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से वो हमारा लिविंग में आया। तो जैसे ही वो एक बार बन जाता है जो फर्स्ट सेलुलर आपके फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो इवॉल्व हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में आज के समय में। और इसी स्टोरी को हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म शुरू हुई, कैसे इस पर थ्योरी दिए गए, एविडेंसेस क्या है इवोल्यूशन के। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, और उसमें से ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सही होती है। इवन आप मतलब अभी तो थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना है, और एवोल्यूशन आपको मेडिकल फील्ड में जाने के बाद भी नहीं पढ़नी है, बट हाँ जब तक जितना जानना है उतना तो पढ़ोगे ना। Okay, so that's it for today. I have some work to do. मैं इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में करूँगी because I have a early duty today. So okay, bye. See you in the next class. I hope whatever you heard from me, अगर आपने ना बेटा 30% भी अगर मुझे देख सुन के समझ लिया है ना तो that's enough for me. और अगर आपने नहीं भी सुना है तो that's not even a thing. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I am not here for the likes, subscriber and any comments. I don't want that. I don't want to be famous. Basically, I don't want that. मुझे वो नहीं चाहिए. तो जिसको नहीं पसंद आता है मत देखा करो. I am not suggesting anyone. I am not pressurizing anyone to see it. So ठीक है. All the best to my medical aspirants. Keep going. अच्छे से पढ़ाई करते चलो. And try to solve. Today it's Sunday. So try to solve more and more MCQs. और जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है. एंड बी सिंसियर. लाइफ में सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है. Thank you.